Hello, dear students. Welcome to Unacademy. So, this is our next lecture of metals and non-metals. बेटा प्रीवियस लेक्चर में हमने जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है वो डिस्कस किया। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को हम डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे, फॉर एग्जांपल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स या केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, वो भी देख लेंगे हम आज के इस लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं हम एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है बेटा? देखो, जब हमने केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स देख लिया तो वहां पे हमने देखा कि कुछ मेटल्स वेरी फास्ट रिएक्ट करते हैं, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो एसिड हो, है ना। कुछ मेटल्स फास्ट रिएक्ट करते हैं और कुछ मेटल्स स्लो रिएक्ट करते हैं और कुछ मेटल्स मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं बाकी कंपाउंड्स के साथ, है ना। तो हम एक सीरीज बनाने वाले हैं, है ना। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये सीरीज है मेटल्स की। यहाँ पे जो है ना ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स हम देख रहे हैं। तो ये मेटल्स की सीरीज है जिसमें हम जो मेटल्स हैं वो इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। So the arrangement of metals in order of their decreasing reactivity is known as reactivity series of metals, है ना। तो जब हम decreasing order of reactivity में metals को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो रिएक्टिविटी एक सीरीज बनाती है मेटल्स की, वो रिएक्टिविटी सीरीज कहलाती है बेटा। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट मेटल्स हैं यहाँ पे बेटा, मैं दिखाऊंगा आपको। देखो बेटा, ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है। तो सबसे जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल है वो पोटेशियम है बेटा। सबसे मोस्ट रिएक्टिव मेटल पोटेशियम है। उसके बाद सोडियम आता है, उसके बाद कैल्शियम आता है, उसके बाद मैग्नीशियम आता है, उसके बाद एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर और लास्ट में आप गोल्ड भी लिख सकते हैं बेटा, है ना। उसके बाद गोल्ड भी आता है। तो जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो जो रिएक्टिविटी है इन मेटल्स की वो डिक्रीज होती है बेटा, ठीक है। तो जो पोटेशियम से मैग्नीशियम तक के मेटल्स है इनको हम कहते हैं मोर रिएक्टिव या रिएक्टिव मेटल्स। सो दीज आर रिएक्टिव मेटल्स, ओके, दीज आर रिएक्टिव मेटल्स। या इनको हम एक्टिव मेटल्स के नाम से भी जानते हैं, एक्टिव मेटल्स, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी वेरी फास्ट होती है। दे आर रियली हाईली रिएक्टिव मेटल्स, ओके। उसके बाद जो एल्युमिनियम से लेड तक के मेटल्स आते हैं, एल्युमिनियम से लेड तक के मेटल्स आते हैं, इनको हम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के नाम से जानते हैं। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, है ना, इनकी रिएक्टिविटी मॉडरेट होती है, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, ओके। और जो हाइड्रोजन से नीचे आते हैं दीज आर लेस रिएक्टिव मेटल्स, ओके। ये एक्टिविटी सीरीज कहलाती है बेटा, है ना। तो सबसे ज्यादा पोटेशियम है, सोडियम। इस एक्टिविटी सीरीज जो एक्टिविटी या रिएक्टिविटी सीरीज है ये बेटा आपको 3 चैप्टर्स में काम आएगा। एक है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, दूसरा है आपका एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स, और तीसरा है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तीनों चैप्टर्स में काम आएगा, इसलिए इस सीरीज को याद रख लीजिए बेटा, है ना। टॉप में रिएक्टिव मेटल्स हैं और बॉटम में लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, ओके। तो लीस्ट रिएक्टिव में आता है आपका प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, मर्क्यूरी एंड कॉपर। दीज आर लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, ओके। तो यहाँ पे जो मैंने सिल्वर लिखा है, सिल्वर के नीचे आप गोल्ड लिख सकते हैं ना, उसके बाद आप गोल्ड लिख सकते हैं AU, उसके बाद आप प्लेटिनम लिख सकते हैं PT लिख सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये मॉडरेट सॉरी लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। उसके बाद आपका मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं, उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बोला हाइड्रोजन, लेड, आयरन, जिंक और एल्युमिनियम, ये मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं। और जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं वो कहाँ से आते हैं बेटा? मैग्नीशियम से पोटेशियम की ओर। तो मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। इनको हम एक्टिव मेटल्स के नाम से भी जानते हैं बेटा, एक्टिव मेटल्स। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है बेटा, एक्टिव मेटल्स, ओके। तो बाकी तो इसका जो एप्लीकेशन है वो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, वो मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर्स में, एप्लीकेशन ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, है ना। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हम क्या देखते हैं, तो हम यहाँ पे एप्लीकेशंस देखते हैं। इसका एप्लीकेशन हम कहाँ पे हम यूज करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को? तो बेटा रिएक्टिविटी सीरीज को हम बेटा डिफरेंट रिएक्शंस में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें मेटल प्लस, है ना, फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई मेटल है जिंक प्लस, इसको मैं एसिड के साथ रिएक्ट करता हूँ, कोई भी एसिड में लेता हूँ, फॉर एग्जांपल HCl लेता हूँ बेटा, है ना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। तो ये जो रिएक्शन है ये हमें इसी रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलती है। अब वही मेटल्स
एसिड से रिएक्ट करते हैं जो मेटल्स हाइड्रोजन के अबो है। देखो बेटा जिंक कहाँ है, ये आपका जिंक है, दिस इज जिंक। हाइड्रोजन कहाँ है, सो जिंक इज अबो हाइड्रोजन। तो इसका मतलब जो आपका जिंक है वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, तो ये रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन होगी। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर मैं फॉर एग्जांपल कॉपर को रिएक्ट करता हूँ, कॉपर को HCl के साथ रिएक्ट करता हूँ बेटा, देख लीजिए यहाँ पे अगर मैं कॉपर को HCl के साथ रिएक्ट करता हूँ तो अगर हम कॉपर कॉपर का वो पोजीशन देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में, तो ये हाइड्रोजन से नीचे है, तो ये हाइड्रोजन से नीचे है बेटा। तो जो मेटल्स हाइड्रोजन से नीचे हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। ओके, ये पहली एप्लीकेशन थी। अब दूसरी एप्लीकेशन देखते हैं हम, दूसरी एप्लीकेशन क्या है रिएक्टिविटी सीरीज की। देखो बेटा दूसरी एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में भी इसका एप्लीकेशन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जब मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस करता है। फॉर एग्जांपल मैं एक मेटल लेता हूँ, है ना, मैं लेता हूँ जिंक। ओके, जिंक को मैंने लिया, जिंक को मैंने रिएक्ट किया कॉपर सल्फेट के साथ, CuSO4 के साथ। ओके, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu। अब ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी ये अभी हमें रिएक्टिविटी सीरीज से पता चलेगा। देखो बेटा अब जिंक ने कॉपर को बाहर निकाला बेटा, जिंक तभी कॉपर को बाहर निकालेगा जब जिंक मोर रिएक्टिव होगा कॉपर से। तो यहाँ पे देख लीजिए जिंक कहाँ है, ये आपका जिंक है बेटा, ये कॉपर से मोर रिएक्टिव है, ये कॉपर से मोर रिएक्टिव है। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये पॉसिबल है, ये हो सकती है। तो दिस रिएक्शन इज पॉसिबल, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है। अगर मैं इसी रिएक्शन का रिवर्स लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कॉपर प्लस ZnSO4, कॉपर प्लस ZnSO4, तो ये रिएक्शन होगी क्या, यहाँ पे CuSO4 बनेगा। तो आपको देखना रिएक्टिविटी सीरीज देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए कॉपर क्या है, कॉपर जिंक से नीचे है, ये आपका जिंक है, तो ये आपका कॉपर है, कॉपर जिंक से नीचे है ना। तो इसका मतलब कॉपर जिंक को रिप्लेस नहीं कर सकता है, डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी। ओके, तो ये था कुछ एप्लीकेशन यानी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड्स या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके आगे और भी एप्लीकेशन है, फॉर एग्जांपल कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करेगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट करेगा, है ना, कहाँ पे रिडक्शन होगी, कहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी, वो आपको हायर क्लास में देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी जो भी क्लास 10 तक का जो रिएक्टिविटी सीरीज थी वो हमने डिटेल में डिस्कस किया। तो ये था आपका रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, तो अब इस पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन करते हैं हम, the reactivities of iron, magnesium and sodium and zinc towards water। ओके, देखो ये भी इसकी एप्लीकेशन है। अब हमारे पास डिफरेंट मेटल्स है, आयरन है, मैग्नीशियम है, सोडियम है और जिंक है। हमको बताना है कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगी, है ना, जो वाटर के साथ रिएक्शन शो करते हैं, कौन फास्ट शो करेगा, कौन स्लो शो करेगा। तो हमें यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज देखनी होगी। है हमारे पास क्या है बेटा, एक तो है आयरन, दूसरा है मैग्नीशियम, दूसरा है सोडियम और तीसरा है जिंक। तो इनमें से सबसे रिएक्टिव कौन सा है बेटा, सोडियम सबसे रिएक्टिव है। कैसे पता चला मुझे, देखो बेटा सोडियम कहाँ है, देखो बेटा सोडियम कहाँ है, सोडियम टॉप पे है, तो इसका मतलब जो आपका सोडियम है ये हाईली रिएक्टिव है ना बेटा। उसके बाद कौन सा है, उसके बाद मैग्नीशियम है। ओके, उसके बाद जिंक है, उसके बाद जिंक रिएक्टिव है, उसके बाद आयरन, तो आयरन लास्ट में आएगा। तो यही हम यहाँ पे देख सकते हैं, देख लीजिए बेटा सबसे ज़्यादा सोडियम रिएक्टिव है वाटर के साथ क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप में है। उसके बाद मैग्नीशियम आता है, उसके बाद जिंक आता है और लास्ट में आयरन आएगा। तो इसका मतलब जो इसका सही रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स वाटर के साथ वो ये ऑर्डर होगा, सोडियम सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद जिंक और उसके बाद आयरन। ओके, तो ये था रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं वो हम बात कर लेते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, तो देख लीजिए जब मैंने आपको एक केमिकल रिएक्शन पढ़ाई थी, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ ऑक्सीजन। ओके, तो वहां से मेटल ऑक्साइड्स बनते थे। क्या बनते थे बेटा, मेटल ऑक्साइड्स, है ना। तो मेटल ऑक्साइड्स जो हैं, मेटल ऑक्साइड्स दो तरह के हो सकते हैं बेटा। मेटल ऑक्साइड्स याद रख लेना, जो आपके मेटल ऑक्साइड्स हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। जनरली जो आपके मेटल ऑक्साइड्स है जनरली वो बेसिक होते हैं बेटा। क्या होते हैं, बेसिक, जनरली बेसिक होते हैं, बेसिक नेचर होता है इनका। और यहाँ पे कुछ ऐसे भी है ना एक्सेप्शन, यहाँ पे कुछ ऐसे मेटल ऑक्साइड्स भी है, एक्सेप्शन है मेटल ऑक्साइड्स का, जो एम्फोटेरिक होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एम्फोटेरिक। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से हैं, एम्फोटेरिक क्या कहलाते हैं, वो हमें देखना पड़ता है।
ओके, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मेटल ऑक्साइड्स ही हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है, कुछ एक्सेप्शन है मेटल ऑक्साइड्स के। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन कौन सा है वो पहले वो देख लीजिए। देखो बेटा, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जिंक का ऑक्साइड है यानी ZnO। दूसरा ऑक्साइड है एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3। इसी तरह आपका टिन का ऑक्साइड है SnO2। ओके, उसी तरह आपका बैरियम ऑक्साइड है BaO। और एक और यहाँ पे लिख सकते हैं आप PbO। तो ये आपके बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, ये याद रख लेना, एग्जाम में आता है बेटा। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का एग्जाम्पल देख लीजिए, लेड चाहे जिंक हो, चाहे बेटा जिंक हो, चाहे बेटा एल्युमिनियम हो, टिन हो, बैरियम हो, लेड हो, ये सारे मेटल है। तो मेटल ऑक्साइड्स, कुछ मेटल ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक होते हैं। अब एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का मतलब क्या है, देख लीजिए बेटा। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स वो ऑक्साइड्स हैं, वो मेटल ऑक्साइड्स हैं जो एसिड और बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। अब एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज का मतलब है ना, ये बोथ एसिड की तरह भी बिहेव करता है, ये बेस की तरह भी बिहेव करता है। तो जब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा, है ना, जब ये एसिड की तरह बिहेव करेगा ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड, मतलब ये फिर बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। जो बेस को न्यूट्रलाइज करता है वही एसिड कहलाता है ना। तो इसका मतलब जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं वो एसिड के साथ भी एसिड को भी न्यूट्रलाइज करते हैं और बेस को भी न्यूट्रलाइज करते हैं। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो बेटा। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ड्यूअल नेचर के होते हैं, एसिडिक भी और बेसिक नेचर भी। मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। तो हम एक का एग्जाम्पल देखते हैं, बाकी जो है ना बाकी भी इसी तरह बिहेव करते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे जिंक ऑक्साइड लिया है बेटा। जिंक ऑक्साइड क्या है, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। मतलब ये एसिड की तरह भी बिहेव करेगा और बेस की तरह भी बिहेव करेगा। देखो बेटा, जब जिंक ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव करता है, व्हेन जिंक ऑक्साइड एक्ट्स एज ए बेस, मतलब जब बेस की तरह बिहेव करेगा मतलब ये एसिड के साथ रिएक्शन शो करना चाहिए, है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे जिंक ऑक्साइड क्या है, जिंक ऑक्साइड ने एसिड को न्यूट्रलाइज किया। देखो बेटा, जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। मतलब जो आपका जिंक ऑक्साइड है ये यहाँ पे बेस है, ये यहाँ पे बेस है क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज किया, क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज किया। ओके बेटा, तो ZnO क्या है, यहाँ पे बेस है, HCl के साथ रिएक्ट किया और ZnCl2 प्लस H2O बनाया, दिस इज H2O वाटर। ओके, तो इसमें जिंक ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, अब ये वाली रिएक्शन देखते हैं हम। देखो बेटा, यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है वो किसके साथ रिएक्शन शो कर रहा है, बेस के साथ, है ना। जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या है बेटा, ये बेस है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। और यहाँ पे बनाता है Na2ZnO2, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम जिंकेट। ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, दिस इज कॉल्ड एज, दिस इज Na2ZnO2 और यही आपका सोडियम जिंकेट कहलाता है, सॉल्ट बन जाता है और यहाँ पे वाटर है आपका H2O, दैट इज वाटर। ओके, तो आप देख लीजिए, है ना, इस रिएक्शन में, है ना, जो जिंक ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड ये बेस की तरह भी बिहेव किया और एसिड की तरह भी बिहेव किया। इसका मतलब ये आपका जो जिंक ऑक्साइड है ये क्या है बेटा, ये है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसी तरह मैं Al2O3 को भी देख सकता हूं बेटा। देख लीजिए Al2O3 है ना, Al2O3 क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो Al2O3 की बात करते हैं बेटा, एक एग्जांपल लेते हैं Al2O3। ओके, Al2O3। अब Al2O3 भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो मतलब ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। अब हम Al2O3 को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, Al2O3, ओके, Al2O3 प्लस HCl को हम एसिड लेते हैं HCl, तो ये बनाएगा AlCl3 प्लस H2। तो इस तरह से आपका जो एसिड है बेटा, जो Al2O3 है, इसने यहाँ पे बेस की तरह बिहेव किया है, यहाँ पे बेस की तरह बिहेव किया क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज किया। अब हम Al2O3 को एसिड की तरह बिहेव कराते हैं। तो Al2O3 जब बेस के साथ रिएक्ट करता है, NaOH जब बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो मतलब यहाँ पे जो Al2O3 है वो एसिड की तरह बिहेव कर रहा है ना। तो ये बनाता है एक और कंपाउंड दैट इज कॉल्ड एज NaAlO2 प्लस H2O। तो देख लीजिए यहाँ पे बेस के साथ Al2O3 रिएक्ट किया, बनाया सॉल्ट और वाटर, तो मतलब यहाँ पे Al2O3 एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, तो अब ये जो
NaLO2 है, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम एल्यूमिनेट, दिस इज कॉल्ड एज सोडियम एल्यूमिनेट, एल्यूमिनेट। ओके, तो ये था एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ओके, तो इस तरह से हमारे मेटल्स कंप्लीट हुए। अब हम नॉन मेटल्स को देखते हैं बेटा। एक तो हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, और जो दूसरा टॉपिक होगा दैट विल बी यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, और फिर मेटल और नॉन मेटल को हम लास्ट में कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स को। तो नॉन मेटल्स क्या है ये हमने ऑलरेडी लेक्चर 1 में स्टडी किया है बेटा, उसको देख लीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब देख लीजिए, जो जिस तरह से हमने मेटल्स में देखा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद एसिड, रिएक्शन विद अदर मेटल नॉन मेटल सॉल्ट्स, उसी तरह हमें यहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स को देखना है बेटा। ठीक है, तो जो पहली रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। बेटा जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, जब नॉन मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड्स। क्या बनाते हैं बेटा? नॉन मेटल ऑक्साइड्स। और जो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं या तो वो एसिडिक हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं। मेटल ऑक्साइड्स क्या थे बेटा? मेटल ऑक्साइड्स बेसिक थे या तो एम्फोटेरिक थे, लेकिन नॉन मेटल ऑक्साइड्स या तो एसिडिक हो सकते हैं। जनरली ये एसिडिक है, मेजॉरिटी ऑफ नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं ना, लेकिन कुछ कुछ है ना, यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो एक्सेप्शंस भी आपको याद रखने हैं। कुछ एक्सेप्शंस यानी न्यूट्रल नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं। तो देखते हैं रिएक्शंस को। फॉर एग्जांपल कार्बन बेटा, कार्बन क्या है? कार्बन आपका नॉन मेटल है, तो कार्बन आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा नॉन मेटल ऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है बेटा ये एसिडिक होगा क्योंकि नॉन मेटल ऑक्साइड है। क्या होगा? एसिडिक नेचर का होगा, यानी ये सिर्फ बेस के साथ रिएक्ट करेगा। ओके, तो अब इसी तरह अगर हम सल्फर की बात करते हैं, सल्फर भी आपका नॉन मेटल है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा सल्फर डाइऑक्साइड, तो ये भी आपका एसिडिक होगा। ओके, तो उसके बाद नाइट्रोजन क्या है बेटा? नॉन मेटल है तो ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा Na2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो ये भी आपका एसिडिक है। तो कहने का मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द जो नॉन मेटल्स हैं, मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स दे आर एसिडिक इन नेचर, दे आर एसिडिक इन नेचर। ओके, लेकिन लेकिन किंतु परंतु कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड्स ऐसे हैं कि जो न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं बेटा, न्यूट्रल ऑक्साइड्स। उनमें न्यूट्रल ऑक्साइड्स का नाम आपको याद रखना है बेटा। एक देखो बेटा, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड एज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है। इसी तरह नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करे तो नाइट्रोजन ऑक्साइड NO बनाता है, NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, दिस इज आल्सो न्यूट्रल, दिस इज आल्सो न्यूट्रल। तो मैंने क्या डिस्कस किया बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एसिडिक है तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड क्या है? न्यूट्रल। तो मोनोऑक्साइड वाले न्यूट्रल होते हैं कार्बन और नाइट्रोजन के केस में। तो ये दो कम से कम आप ये दो याद रख लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड और जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है ये क्या है बेटा? ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। ओके, तो इसका मतलब न्यूट्रल है मतलब ना तो ये एसिड की तरह बिहेव करेगा ना बेस की तरह बिहेव करेगा। मतलब ये एसिड और वाटर के साथ ना तो एसिडिक सॉल्यूशन बनाते हैं ना ही बेसिक सॉल्यूशन बनाते हैं। ये क्या बनाते हैं बेटा? न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये था रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल ऑक्साइड्स या तो एसिडिक हो सकते हैं या न्यूट्रल हो सकते हैं, जनरली एसिडिक और एक्सेप्ट में न्यूट्रल। ओके, इसमें आपके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये एसिडिक वाले नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं, लेकिन दो कम से कम आपको याद रखने हैं, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ये आपके न्यूट्रल नेचर के हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद आपको देखना है रिएक्शन विथ एसिड्स। ओके, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ एसिड्स। तो एसिड की तरह किस तरह से रिएक्ट करते हैं बेटा? हाईलाइट किया है मैंने, हाईलाइट। जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि खुद तो एसिडिक ही है बेटा। जो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं ये तो एसिडिक है, तो एसिड एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करेगा, है ना? तो यहाँ पे सिर्फ मिक्सिंग होगी, है ना। लेकिन जो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स है बेटा वो वाटर के साथ एसिड बनाते हैं। जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं वो वहां से वो
एसिड बनाते हैं। मैंने क्या बोला? जो आपके नॉन मेटल्स हैं वो एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो वाटर है, वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं। वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड बनाते हैं। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास बेटा कार्बन डाइऑक्साइड है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड।